नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूके SSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसको लेकर एसएसपी देहरादून ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। टिहरी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पास पेपर की फोटो मिली है। खालिद नामक युवक ने भेजी थी असिस्टेंट प्रोफेसर को फोटो। इसी के साथ खालिद ने अपनी बहन के नाम से उत्तर पूछने का मैसेज किया था। पुलिस ने रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब तक किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता नहीं सामने आ पाई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां खालिद मलिक नाम के युवक ने ये फोटो असिस्टेंट प्रोफेसर को भेजी थी अपनी बहन के लिए पेपर के आंसर पूछने के लिए, जिसके चलते असिस्टेंट के पास से ये फोटो बरामद की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सोशल मीडिया पर यूके SSSC का पेपर वायरल हो रहा है। आज स्नातक परीक्षा को लेकर दोपहर में करीब 1:15 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच सोशल मीडिया में कुछ ऐसी पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें ऐसा था कि उसमें कुछ पेपर जो है 11:30 बजे के करीब जो है कहीं लीक हुआ था, जिसके 2-3 पन्ने जो है स्क्रीनशॉट शेयर किए गए थे। क्योंकि जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, पुलिस द्वारा भी इसमें स्पेशल टीम बना दी गई थी जांच के लिए, जिसमें एसटीएफ हो, हमारी सिविल पुलिस हो, सभी लोग की एक टीम बनाकर इसकी जांच की गई। इस पूरे जांच के क्रम में यूके SSSC से भी एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसको इंक्लूड किया गया कि इसमें जांच करके कार्रवाई की जाए। और प्राथमिक रूप से जांच करने के बाद पता चला कि यह एक सुमन नाम की जो लेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इनके पास यह पहुंचा था, और ये कहते हुए कि इसमें आप 15-20 क्वेश्चन हैं, और जो कोई खालिद नाम के व्यक्ति जिनसे उनका परिचय था, उनकी बहन के द्वारा किया गया था कि इसमें हमें इसके आंसर जानने हैं। और जब उनको थोड़ा सा शक हुआ तो उन्होंने पूछा भी कि ये क्वेश्चन पेपर कहाँ से आया, चूँकि इसमें कुछ OMR की शीट की भी फ़ोटो दिखाई दे रही है, और उन्होंने इसके स्क्रीनशॉट सेव कर लिए। साथ ही साथ उनके द्वारा जो है इसमें यह भी बताया गया कि उन्होंने और लोगों से कंसल्ट किया और पुलिस में इसकी कंप्लेन देने की बात की, चूँकि उनको शक हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और उनको ट्रैप में फंसाकर ये 15-20 क्वेश्चन के आंसर पूछे गए हैं, जो उनके हस्तलिखित में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से ये खबरें सामने आई हैं कि यूके SSSC का पेपर लीक हुआ है और इसकी फोटो वायरल भी हो रही है, एसआईटी का गठन किया गया है, क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? तो प्रशासन का हरकम बन गया। उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन की ओर से जो है इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी जो है गठित की गई है, जिसने इस मामले की जांच जो है एसआईटी और साथ ही एक पूरी टीम बनाई है, जिसमें जो है इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। और जांच में जिस तरह से जांच करने के लिए टीम बनाई है और उसमें प्रारंभिक तौर पर जिस तरह से खुलासा हुआ है, उसमें ये सामने आया है कि टिहरी के असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन के पास पेपर के फोटो पहुंचे थे, और उन्हें ये फोटो जो है खालिद नाम के एक व्यक्ति ने भेजे थे, और खालिद ने अपनी बहन के नाम से उत्तर पूछे जाने का मैसेज भेजा था कि उनको उनकी बहन को इसके कुछ सवालों के उत्तर चाहिए है और उसमें मदद करने का काम करे। उनको लगा शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन उनको जब तक हुआ तो उन्होंने कुछ संगठनों से बात की, जिन्होंने पुलिस जाने तक तो मना कर दिया, लेकिन उनको फिर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसके बाद से हड़कंप मचा। 11:30 बजे के करीब कल गया ये मामला रहा। उसके बाद पूरे देर रात तक पूरी जांच चली, और इस तरह से खुलासा निकलकर सामने आया तो उसमें यही मामला सामने आया है कि हिना है जो खालिद की बहन बताई जा रही है, और सुमन, इनके आपस में ही ये पेपर लीक हुआ था। पूरा पेपर जो है वो कहीं सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन हर पहलू पर जांच की जा रही है, और ये भी जांच की जा रही है कि सभी केंद्रों पर जब जैमर लगाया गया तो ये अंदर से पेपर बाहर कैसे पहुंचा। तो इसमें केंद्र के कुछ लोगों के जुड़े होने की संभावनाएं भी कहीं ना कहीं व्यक्त की जा रही है, और पूरे मामले को लेकर अब एसआईटी जांच कर रही है। जो भी संदिग्ध होगा उनसे पूछताछ की जाएगी और पूरे मामले का जल्द जो है खुलासा किया जाएगा, ऐसा पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है। जी बिल्कुल योगेश, बीते दिनों ये जब खबर सामने आई थी पेपर लीक होने की, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लेने की खबर आई थी, तो ऐसे में क्या कुछ वो एंगल है, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, क्या कुछ जानकारी है? अब देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर जो सुमन है, जब उसको इस पेपर के बारे में शक हुआ तो उसने जो है कुछ संगठनों से बात की थी। उन्हीं संगठन के कुछ लोगों ने इसको जो है सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए पेपर लीक का मामला से जोड़ा था, और उसी बाद जो है पुलिस हरकत में आई, जिसके बाद उसको जो है हिरासत में लेने के चलते जो है मामला गरमाया था। और ऐसे में जो है देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ की बात भी सामने आई है, तो उनसे पूछताछ की गई है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर ये सामने आ रहा है कि जिस तरह से खालिद ने पेपर भेजा, तो खालिद के पास पेपर कहाँ से आया और उसके साथ कौन लोग अंदर जुड़े हुए हैं, इस पूरे मामले की जांच जो पड़ताल है वो की जा रही है। और अब देखना होगा कि एसआईटी जो है उन पूरे मामले की जांच करते हुए किन केंद्र के कौन लोग शामिल
इसमें होते हैं, किनसे पूछताछ होती है, किस पूरी तरह से इस पूरे मामले का खुलासा होता है और आरोपितों को कब तक जो है कार्रवाई कर जेल भेजा जाता है। जी बिल्कुल योगेश, देखना होगा कि क्या कुछ जांच में सामने आता है और किस किस पर एक्शन लिया जाता है। धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से किए गए ऐलान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम धामी ने देवभूमि की जनता की ओर से पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि 5 और 18% के 2 जीएसटी स्लैब का लाभ अब हर वर्ग को मिलेगा। उन्होंने साफ कहा कि उच्च वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग तक सभी को इसका सीधा फायदा होगा। सीएम धामी ने पीएम के स्वदेशी आह्वान को उत्तराखंड में आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हुए बताया कि 22 से 29 सितंबर तक वो खुद राज्य के अलग अलग बाजारों में जाएंगे और लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। धामी ने दावा किया है कि इस फैसले के बाद 2 लाख करोड़ की जीएसटी में बढ़ोतरी होगी और उत्तराखंड भी इसका सीधा लाभ पाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि दीपावली से पहले देशवासियों को जीएसटी में छूट देकर 2 स्लैब बनाकर बड़ा राहत देने का काम होगा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही, क्योंकि नवरात्र के पहले दिन ही देशवासियों को ये सौगात दे दी है, जिसमें 5% का और 18% के अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं। इसमें अधिकांश वस्तुएं जो हमारे सामान्य उपयोग की हैं, सामान्य वर्ग को, मध्यम वर्ग को और उच्च वर्ग को भी, सभी को इसका बहुत लाभ होने वाला है। साथ ही साथ स्वदेशी का जो आह्वान उन्होंने देशवासियों से किया है, वह भी आत्म भारत की एक बड़ी सीढ़ी है। हम सब लोग उत्तराखंड में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को आगे बढ़ाएंगे और 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक एक न एक किसी बाजार में जाकर स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी करेंगे। और हमारे जो व्यापारी वर्ग हैं, उनकी भी लंबे समय से मांग थी, देशवासियों की भी मांग थी कि जीएसटी में ये रिबेट होना चाहिए, जीएसटी में एक रिवीजन होना चाहिए, जीएसटी में छूट होनी चाहिए। तो वो छूट हमको मिलने लगी है, कल से मिलने लग जाएगी। तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक निर्णय है, क्रांतिकारी निर्णय है। इससे एक तो खरीदारी बढ़ेगी और खरीदारी बढ़ने से जो संभावना व्यक्त की जा रही है, 2 लाख करोड़ तक का जीएसटी का अधिक संग्रहण होगा। जीएसडीपी राज्य के अंदर भी बढ़ेगी, देश के अंदर भी बढ़ेगी और ये एक तरह से मैं कहूँ तो विक्रय उत्सव भी है। इसमें बड़ी संख्या में लोग चीजों को खरीदने वाले हैं और लेने वाले हैं। हरिद्वार में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत में ही मंदिरों में भक्तों का उत्साह जो है चरम पर है। ऐसे में प्राचीन माया देवी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। वहीं मंदिर परिसर में विशेष पूजा और हवन का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि माया देवी मंदिर हरिद्वार का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। रविवार को राज्य स्तरीय की सीनियर खो खो डे नाइट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के 10 जिलों की टीम प्रतिभाग कर रही है। प्रतियोगिता का शुभारंभ कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने खिलाड़ियों से परिचय कर किया। इस दौरान विधायक बंशीधर ने कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, इससे खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। उत्तराखंड स्टेट खो खो प्रतियोगिता हमारे कालाढूंगी क्षेत्र के चकलुआ क्षेत्र के देवीपुरा में संपन्न हो रही है। इसमें पूरे प्रदेश के बच्चे खो खो खेलने के लिए भागीदारी कर रहे हैं और स्थानीय हमारे कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को करा रहे हैं। अब लगभग सभी जितने भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो पूर्ण समर्पित भाव से इसमें लगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज के दौर में भारत किसी भी देश से खेल में कहीं से भी पीछे नहीं है। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद खेल को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की नई योजनाओं की शुरुआत की, जिसका नतीजा यह है कि आज देश के कोने कोने में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और बेहतर खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलो इंडिया आंदोलन के तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स और खेलो इंडिया
विंटर गेम्स को वार्षिक राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के रूप में स्थापित किया गया था। पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार की शुरू की गई कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के कारण भारत ने अपने खेल परिदृश्य में बड़ा बदलाव देखा है। जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे के निर्माण से लेकर ओलंपिक पदक विजेताओं को समर्थन देने तक युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने देश में एक नए खेल युग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की लगभग 65% आबादी युवाओं की है, इसलिए सरकार ने खेलों को सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में पहचाना है। इसी वजह है कि खेल मंत्रालय का बजट 2014-15 में पहले जहां 1643 करोड़ था तो अब 130.9% बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 3794 करोड़ हो गया है। इस बदलाव का केंद्र बिंदु 2016-17 में शुरू किया गया खेलो इंडिया कार्यक्रम है। नवीनतम बजट में आवंटित 1000 करोड़ के साथ इसने 1000 से ज्यादा प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण में मदद की है। 326 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और कोचिंग और वित्त सहायता के जरिए लगभग 2845 एथलीटों को तैयार किया है। खेलो इंडिया गेम से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2018 से 17 संस्करणों में 50,000 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। प्रतिभा की पहचान को तेज किया जा रहा है। 9 से 18 वर्ष की आयु के युवा प्रतिभागियों की खोज के लिए AI आधारित प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला एक डेटा संचालित कार्यक्रम है। उच्च स्तरीय स्तर पर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी कि टॉप्स ने भारत के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक चैंपियंस का समर्थन किया है और मुख्य एथलीटों को अनुकूलित प्रशिक्षण और मासिक भत्ते प्रदान किए हैं। भारत ने टोक्यो 2020 में 7 और पेरिस 2024 में 6 पदक जीते, जबकि पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने पेरिस में रिकॉर्ड 29 पदक जीते हैं। 2019 में शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट ने सामूहिक भागीदारी कार्यक्रमों, ऑनलाइन अभियानों और पारिवारिक जुड़ाव सत्रों के माध्यम से फिटनेस की संस्कृति को और बढ़ावा दिया है। इसके अलावा 2000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज ने जम्मू और कश्मीर में खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। उधम सिंह नगर के जसपुर में जनता बताए आप बीती, लेकिन अब स्टेडियम पर हो रही है राजनीति। जसपुर में अब स्टेडियम निर्माण को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने आ गई है और स्टेडियम निर्माण के लिए अब सियासी माहौल गरमाने लगा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में जब कांग्रेस की सरकार थी तब जसपुर क्षेत्र में स्टेडियम के निर्माण की मंजूरी दी गई और भूमि पूजन होकर 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से 4 दीवारी का निर्माण कार्य भी हो गया था। लेकिन उसके बाद प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद स्टेडियम को निरस्त कर दिया गया और अब फिर से एक बार स्टेडियम निर्माण को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। स्टेडियम सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर कांग्रेस विधायक ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, तो उसके 2 दिन बाद पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने खिलाड़ियों के साथ एक दिन का उपवास कार्यक्रम किया और उसके बाद शनिवार को कांग्रेस मांगों को लेकर जन आक्रोश रैली निकाली। देखो, स्टेडियम का मामला तो काफ़ी समय से चल रहा है और हमारे पूर्व विधायक जी मेहनत कर रहे हैं इस मामले में और वो मुख्यमंत्री से मिल के भी आए इस मामले में, तो हो सकता है बहुत जल्दी स्टेडियम का काम हो जाए जसपुर के अंदर। ये जसपुर का सौभाग्य होगा अगर स्टेडियम बन गया तो नई जनरेशन को एक नई दिशा भी मिलेगी और लोग इसमें महत्वपूर्ण तरीके से खेल में हिस्सा भी लेंगे। हमारे जो आजकल नई जनरेशन हमारी नशे की तरफ को भाग रही है उससे भी बचेंगे। हमारे पूर्व विधायक जी स्टेडियम को लेकर लगे हुए हैं और वो हो सकता है काम इसमें करा देंगे, स्टेडियम हमारा बनेगा और जसपुर को एक सौभाग्य मिलेगा स्टेडियम का। जसपुर के पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा कि 2014 में हरीश रावत सरकार ने स्टेडियम की मंजूरी दी थी और सूत मिल में 8 एकड़ भूमि स्टेडियम के लिए चिन्हित की गई थी। उसके बाद भाजपा सरकार आई, जिसके बाद सिडकुल ने स्टेडियम की जमीन वापस ले ली और कहा कि स्टेडियम के लिए हम जमीन नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि ये बात मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाई गई है, तो मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जसपुर में स्टेडियम बनेगा। जब मैं विधायक था 17 नवंबर 2014 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी द्वारा यहाँ जसपुर में स्टेडियम की शिलान्यास किया गया था। उस समय ये जो सूत मिल जिसको सिडकुल ने अधिग्रहण कर लिया था, उसकी 8 एकड़ भूमि
स्टेडियम के लिए चयनित कर दी गई थी। और उसके बाद उसकी बाउंड्री भी हुई, पैसा दिया गया सिडकुल के माध्यम से, और मैं विधायक नहीं रहा, तो ये जो योजना थी वो लुप्त हो। सिडकुल ने धीरे धीरे वो जमीन वापस ले ली, और सिडकुल का कहना यह है कि स्टेडियम के लिए हम जमीन नहीं दे सकते। ये बात मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया, और जब पिछले साल मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणा की थी कि यहाँ पर जसपुर स्टेडियम बनेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्टेडियम निर्माण की चर्चा तो उत्तराखंड राज्य बनने से पहले की जा रही है, लेकिन अब तक इसे लेकर ज्यादा काम नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि अगर स्टेडियम होता तो सेना के लिए तैयारी कर रहे युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होता। प्रदेश में भाजपा सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, दोनों से निवेदन है जसपुर के युवाओं के भविष्य के लिए यहाँ स्टेडियम का होना अति आवश्यक है। की मांग तो उत्तराखंड राज्य बनने से ही आ रही है, हमारे सामने बहुत बड़ी दिक्कत है। और मेरे को यहाँ 30 वर्ष हो गए सर, मैं भारतीय सेना के लिए बच्चे तैयार करता हूँ इसके हकीकतों के लिए। दिक्कतों वाली समस्या, जहाँ तक समस्या था, स्टेडियम होता सरकार का, वहाँ सारी चीजें सरकार के अंडर में होती है, बच्चों के आई कार्ड बनते हैं, सब चीज होती है, तो बच्चा डिसिप्लिन में रहता है। यहाँ पर हम लाला सुभाष प्रबंधक जो बीएसवी इंटर कॉलेज के, उनसे निवेदन करके और ये कॉलेज खुलवाते हैं सर जी हर वर्ष, और हम बच्चों की तैयारी करते हैं। जब मार्च में एग्जाम होते हैं तो हमें बड़ी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, उस एक मंथ हम बड़े परेशान रहते हैं सर जी। तो सरकार कोई भी हो सर, मैं कह रहा हूँ जैसे सरकार ने समय हर विभाग में स्पोर्ट्स कोटा निश्चित कर रखा है, यदि जसपुर में स्टेडियम बनता है, सरकार कांग्रेस या बीजेपी, मेरा दोनों से निवेदन है, कोई भी किसी भी कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के, जसपुर के युवाओं के भविष्य के लिए यहाँ स्टेडियम का होना अति आवश्यक है सर। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी ये बात ऊपर तक पहुंचे, और जसपुर में जसपुर ही ऐसा कुमाऊं का पहला द्वार है जहां पे स्टेडियम नहीं है सर और रोडवेज नहीं है। हाँ देखो, हम अपने आप ही मेहनत करते हैं, अपने आप ही ग्राउंड की तैयारी कर रहे हैं, और लड़के हमारे खूब तेज़ी से लगे हुए हैं। नई जनरेशन है, और सोचना है इस चीज़ के बारे में कि हमारे जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ें खेल उल के। इस चीज़ की लेकर अभी तक तो ग्राउंड की कोई सुविधा हो नहीं पाई, अपने हाथ से ही करते हैं। जबकि देखो इधर पिट्ठों में भी पानी है, इधर पिच में भी है, ये अपने आप ही करा रहे हैं। दोस्ती समाज क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, ये बाहर की टीमें आ रही हैं, यूपी की और उत्तराखंड की भी टीमें हैं इसके अंदर। जनता का कहना है कि यहाँ स्टेडियम का होना जरूरी है, और पूर्व विधायक मुख्यमंत्री से मिलकर भी आए हैं, और उम्मीद है बहुत जल्दी स्टेडियम का काम हो जाएगा। अगर स्टेडियम बन जाता है तो ये जसपुर के लिए सौभाग्य होगा, जिसके बनने के बाद युवाओं को नई दिशा भी मिलेगी और खेल में खिलाड़ी हिस्सा भी लेंगे। और आज जो युवा नशे की तरफ भाग रहे हैं उससे भी बचेंगे और स्टेडियम के लिए प्रयास चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में रुद्रप्रयाग से बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी ने आपदा को लेकर चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आपदा में मदद कर रही है। केंद्र सरकार से 1200 करोड़ की राशि मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सैकड़ों सड़क मार्ग बर्बाद हो गए हैं, बंद सड़कों को खोलने का काम जारी है, साथ ही प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का वोट चोरी का आरोप गलत है, लगातार चुनाव हारने से कांग्रेस बौखला गई है। रुद्रप्रयाग से भाजपा विधायक भरत सिंह चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, प्रधानमंत्री जी हाल फिलहाल में आए थे निरीक्षण करने के लिए और एक बड़ी राहत उत्तराखंड को देकर के गए हैं। किस रूप में आप देख भी रहे हैं उनका ये निरीक्षण और क्या कुछ कहेंगे? मोदी जी का हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है उत्तराखंड के प्रति, एक भावनात्मक लगाव उनका हमेशा से रहा है। और इस समय उत्तराखंड आपदा की इस घड़ी में उनसे जिस तरह की अपेक्षा कर रहा था, उन्होंने स्वयं आकर के 1200 करोड़ रुपए की घोषणा की है और उसको तत्कालिक राहत के रूप में फौरी तौर पे हम देख सकते हैं। बाकी पूरे जो क्षति हुई है उसका जायज़ा लिया जाएगा, उसका मूल्यांकन होगा और उसके अनुसार केंद्र सरकार मदद करेगी, इस बात का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। और अगर जो आपदा के मानक हैं उनमें कहीं शिथिलीकरण की आवश्यकता हुई तो उस पर भी विचार किया जाएगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है, जो सबूत है इस बात का कि उत्तराखंड के प्रति उनका नज़रिया क्या है।
आपदा पीड़ितों से भी उन्होंने मुलाकात की है। हाँ बिल्कुल, यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की खासियत है कि वो प्रभावितों से स्वयं मिल कर के अपनी संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की। उनकी जो तकलीफ़ें थी उनको समझने का उन्होंने प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि उन्होंने एक अच्छा राहत पैकेज जो है वो घोषित किया है। अभी किस तरह की दिक्कतें आप देख भी रहे हैं उत्तराखंड में भाई साहब, और अभी आपके क्षेत्र की भी अगर बात की जाए तो किस तरह की आपदाएं, किस तरह की सड़कें बाधित भी हैं, उनको खुलाने के लिए किस तरह से कार्य जारी भी है आप लोगों की ओर से? देखिए, इस आपदा में जो सबसे बड़ी समस्या आई वो सड़क कनेक्टिविटी को लेकर के आई, क्योंकि सड़क जो है बहुत सारे स्थानों पर या तो वॉश आउट हो गई थी या बड़े बोल्डर आने की वजह से बाधित हो गई थी। युद्ध स्तर पर सड़कों को खोलने का काम चल रहा है, लेकिन बारिश अभी भी पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बारिश छुट-पुट अभी भी आ रही है, जिसकी वजह से राहत और बचाव कार्यों में भी आपदा के दौरान काफ़ी व्यवधान हुआ, लेकिन उसके बावजूद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और सबसे बड़ी बात जो स्थानीय लोग थे, जो वॉलंटियर थे, उन्होंने बढ़ चढ़ करके आपदा राहत कार्यों में भाग लिया और इसी के कारण आपदा के बाद होने वाले नुकसान को बहुत हद तक कम किया जा सका। वैसे चारधाम यात्रा को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि लगातार ये भी देखा जा रहा है कि इस बार प्रभावित बहुत बड़ी संख्या में चारधाम यात्रा हुई है, श्रद्धालु आना भी चाहते थे, लेकिन जिस तरह के हालात बने, आपको क्या लगता है, क्या यात्रा अब प्रभावित हो रही है, लोगों में डर है? देखिए, यात्रा निश्चित रूप से प्रभावित हुई है। आपदा के दौरान सड़क कनेक्टिविटी जगह-जगह बाधित थी, लेकिन उसका सुखद पहलू ये है कि कल जब मैं देहरादून की तरफ आ रहा था तो मैंने देखा बहुत बड़ी संख्या में जो है यात्री फिर से चारधाम की तरफ रुख कर रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।